Bismillahirrahmanirrahim. We are continuing our lectures of acute renal failure, and this is our fifth and last lecture on the topic of acute renal failure. What we were discussing about the management of acute renal failure and different complications. तो उसमें हमने लास्ट टॉपिक जो छोड़ा था वो था ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया. तो हाइपोनेट्रीमिया की मैनेजमेंट के लिए व्हाट वी नीड टू डू. मॉडरेट एंड एसिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया में रिक्वायर ओनली फ्लूइड रिस्ट्रक्शन. अगर थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत हाइपोनेट्रीमिया है और एसिम्टोमेटिक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रही, तो फिर आपका जो है आप सिर्फ अगर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी कर दें तो दैट वुड बी इनफ. सोडियम क्लोराइड मे बी गिवन फॉर सीवियर सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया. ओके, हम ये सॉल्ट कब देंगे? जब सीवियर होगा हाइपोनेट्रीमिया एंड सिम्टोमेटिक होगा, यानी सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगी. दैट इज सीरम सोडियम लेवल बिलो 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. तो आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मल रेंज की कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि नॉर्मल रेंज है इसकी 135 से लेके 147 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और 135 से ये बहुत नीचे चला गया है. तो ये दैट इज कॉल्ड सीवियर सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट. सोडियम क्लोराइड क्या करेगा? रिप्लेसेस एंड मेंटेन सोडियम एंड क्लोराइड कंसंट्रेशन एंड देयर बाय इंक्रीजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर टोनिसिटी. ओके, तो एक तो ये कि सेल्स की जो टोनिसिटी है उसको मेंटेन करेगा, और इसके अलावा जो है वो जो हाइपोनेट्रीमिया हो गया था, जो सोडियम की कमी हो गई थी और क्लोराइड की कमी हो गई थी बॉडी में, उसको कंपनसेट करेगा. एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज कैसे करना है? ए 3 और 5% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन मे बी एडमिनिस्टर्ड बाय IV इन्फ्यूजन. ओके, 3 to 5% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बाय स्लो IV इन्फ्यूजन. द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन नीडेड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. कितना चाहिए सोल्यूशन हमें एडमिनिस्टर करना है वो हम देखेंगे कि नॉर्मल सीरियम सोडियम लेवल क्या होता है, वही 135 से 147 माइनस एक्चुअल सीरम सोडियम लेवल, देन मल्टीप्लाई विद टोटल बॉडी वाटर. तो इससे जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे इस डिफरेंस को, तो इससे हमें जो है वो पता चल जाएगा कि कितना जो है वो ये सोल्यूशन हमें 3 to 5% वाला देना है. टिपिकली हम वैसे देते कितना है? 400 ml और लेस. आमतौर पर जो सोडियम जो एडमिनिस्टर किया जाता है इंजेक्शन, जो 3 to 5% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है स्लो IV इन्फ्यूजन के ज़रिए, वो 400 ml या इससे कम क्वांटिटी काफ़ी होती है. प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स पे अगर हम बात करें तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड वेरी स्लोली. ठीक है, जो हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है ये 3 to 5% हाइपरटोनिक ही हैं, क्योंकि जो आइसोटोनिक होता है वो 0.9% होता है. तो क्यों? टू अवॉइड सर्कुलेटरी ओवरलोड, पल्मोनरी एडिमा, ओके, एंड सेंट्रल पोंटाइन डीमाइलेशन, यानी सेंट्रल पोंटाइन नर्व की डीमाइलिनेशन, ये जो है वो पॉसिबल हो सकती है. इस वजह से इसको स्लोली एडमिनिस्टर करना है, और यहाँ पर भी इसी वजह से इन्होंने लिखा है कि इसको स्लो IV इन्फ्यूजन से देना है. सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स मस्ट बी मॉनिटर्ड फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग थेरेपी. और आप जब ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल मॉनिटर करते रहें. इस पर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं शुरू में कि आपने इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मुसलसल मॉनिटर करते रहना है. डेली तो करना ही है, लेकिन बाद सिचुएशन में आपको सुबह शाम दिन में 2 दफ़ा करवाना पड़ेगा कि सोडियम लेवल क्या है, पोटेशियम लेवल क्या है, क्लोराइड लेवल क्या है, बाइकार्बोनेट लेवल क्या है, फॉस्फेट लेवल क्या है, ये सारे चेक करते रहने पड़ेंगे. एक्सेसिव इन्फ्यूजन मे कॉज हाइपरनेट्रीमिया, और अगर हम इसको एक्सेस में दे देंगे, हमने मॉनिटर नहीं किया सही तरीके से, तो फिर पेशेंट हाइपरनेट्रीमिया में चला जाएगा. एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट सीरियस इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़, और दूसरी सीरियस इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाएंगी. एंड मे वर्सन एग्जिस्टिंग एसिडोसिस, और एग्जिस्टिंग एसिडोसिस जो होगा वो और ज़्यादा वर्स हो जाएगा. इन्फ्यूजन रेट शुड नॉट एक्सीड 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर kg पर आवर. यानी आपने क्या करना है कि पेशेंट का वेट निकालना है, जैसे अगर 80 kg का है तो 80 kg से मल्टीप्लाई करना है 0.5 मिली इक्विवेलेंट को, और उसके बाद फिर टोटल डोज निकल आएगी. इस टोटल डोज को
1 आवर में आपने एडमिनिस्टर करना है, ठीक है, राइट। 1 घंटे में जो है वो एडमिनिस्टर करना है। तो ये आपका तरीक़ाकार होगा। ये भी क्योंकि अगर हमने अगर ज़्यादा जल्दी दे दिया तो फिर वही हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड की वजह से यही सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, और इसके अलावा जो है वो सेंट्रल पोंटाइन डीमाइलिनेशन हो सकती है, यानी माइलिन शीट जो है डैमेज हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकता है, एसिडोसिस सीवियर हो सकता है, वर्स हो सकता है। इन तमाम सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो इन्फ्यूजन रेट हो वो ये होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन, जो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं उसको कैसे मैनेज करना है। द फर्स्ट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूइड ओवरलोड एंड एडिमा, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड या एडिमा जो हो रहा है। एज वाटर एंड सोडियम एक्यूमुलेट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ड्यूरिंग ARF, फ्लूइड ओवरलोड एंड एडिमा में आकर, क्योंकि सोडियम आयन इज हाइड्रेटेड आयन, जहाँ वो मूव करेगा अपने साथ वाटर को लेकर जाएगा। और हमने ये बात की कि ARF में क्योंकि एसिडोसिस होने लगता है तो उस वजह से सोडियम जो है वो सेल के अंदर जाना शुरू कर देता है और टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लूइड भी उसके साथ चला जाता है और एडिमा होना शुरू हो जाता है। इसको मैनेज करने के लिए आपने क्या करना है, डायूरेटिक्स एंड डोपामीन मे बी गिवन टू रिड्यूस फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस एंड एडिमा, ठीक है। डायूरेटिक्स आप देंगे, डोपामीन देंगे। डायूरेटिक्स क्या करेंगी, एलिमिनेशन ऑफ वाटर बढ़ाएंगी, और डोपामीन क्या करेगी, रीनल ब्लड फ्लो बढ़ाएगी। जब रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन बढ़ेगी और यूरिन आउटपुट बेहतर होना शुरू हो जाएगा, तो जो एक्सेसिव वाटर जो होगा वो निकलना बॉडी से शुरू हो जाएगा। तो आप इस फ्लूइड ओवरलोड को और एडिमा को इस तरह से मैनेज कर रहे होंगे। ट्रीटमेंट शुड बी इनिशिएटेड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर ओलिगोयूरिया बिगिंस, ठीक है। जो ट्रीटमेंट जो होगा वो फटाफट जैसे ही ओलिगोयूरिया होने लगे आपने स्टार्ट कर देना है। मैनिटॉल एंड लूप डायूरेटिक्स में बी यूज्ड, ठीक है। आपने डायूरेटिक्स में अगर चूज़ करनी है कौन सी डायूरेटिक्स देंगे, मैनिटॉल जो कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, और लूप डायूरेटिक जिसमें फ्यूरेसिमाइड आती है। सब थाइजाइड डायूरेटिक्स आर अवॉइडेड, थाइजाइड डायूरेटिक्स को अवॉइड करना है in renal failure because they are ineffective when creatinine clearance is less than 25 ml per minute। इवन कि कुछ लिटरेचर में आपको ये 30 ml per minute भी मिलेगा कि वो ये कहते हैं कि लेस देन 30 ml per minute हो तो फिर थाइजाइड डायूरेटिक्स जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दे आर इनइफेक्टिव व्हेन क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज लेस देन 30 ml per minute एंड दे वर्सन द पेशेंट्स क्लिनिकल स्टेटस। और अगर आपने दे दी तो इससे पेशेंट का क्लिनिकल स्टेटस और वर्स हो जाएगा, यानी किडनी और फर्दर डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से आपने थाइजाइड डायूरेटिक्स को हर सूरत में अवॉइड करना है। तो ये बात बीइंग ए फार्मासिस्ट यू मस्ट रिमेंबर। अच्छा, स्टेप 1 क्या है, लूप और हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। दीज एजेंट्स इंक्लूड फ्यूरिसिमाइड, बहुत कॉमन ड्रग है, लैसिक्स के नाम से मार्केट में आती है। इसके अलावा ब्यूमेटिनाइड, इसके अलावा टॉर्सिमाइड, इसके अलावा इथाक्राइनिक एसिड्स, ठीक है। लूप डायूरेटिक्स आर मोर पोटेंट एंड फास्टर एक्टिंग दैन थाइजाइड डायूरेटिक्स, ठीक है। तो ये मोर पोटेंट भी हैं और फास्टर एक्टिंग भी हैं दैन थाइजाइड डायूरेटिक्स। और वैसे भी जो है वो जो लूप डायूरेटिक्स हैं ये क्रिएटिनिन क्लियरेंस अगर लेस देन 25 ml पर मिनट भी है या लेस देन 30 ml पर मिनट भी है तो उसमें भी यूज़ की जा सकती हैं विदाउट एनी इशू। यहाँ पे एक बात मैं और बताना चलूँ कि ये जो फ्यूरिसिमाइड, ब्यूमेटिनाइड एंड टॉर्सिमाइड, दीज ड्रग्स कंटेन सल्फोनामाइड मोइटी, इनके अंदर सल्फोनामाइड मोइटी होती है। तो उस वजह से अक्सर व बेशतर ये ड्रग जो होती हैं सल्फा एलर्जिक पेशेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि फिर इससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ऐसी सूरत में यू हैव चॉइस इथाक्राइनिक एसिड। इथाक्राइनिक एसिड आप पेशेंट्स को देंगे ताकि जो है वो, क्योंकि इसमें जो है वो सल्फोनामाइड ग्रुप नहीं होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो लूप डायूरेटिक inhibits sodium and chloride reabsorption at loop of Henle and promoting the water excretion। तो सोडियम और क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट होगी और वाटर और सोडियम का लॉस होना शुरू हो जाएगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, ओरल डोज से 1 आवर, एवरी मिनट्स एंड सेवरल मिनट्स फॉर एन IV डोज।
ओरल से जो है 1 घंटे में ऑनसेट आता है, और आईवी देंगे तो इन सेवरल मिनट्स द रिस्पॉन्स विल स्टार्ट। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फॉर ओरल डोज इज 6 to 8 hours एंड 2 to 3 hour फॉर आईवी डोज। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे का जो रिस्पॉन्स होता है वो आईवी डोज का होता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज। फ्यूरिसेमाइड, द मोस्ट कॉमनली यूज डायरेटिक, यूजुअली इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली इन पेशेंट्स विद ARF टू हैस्टन द थेराप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है, कि क्यों देते हैं आईवी, ताकि रिस्पॉन्स जो हो वो तेज़ किया जाए, हैसन किया जाए थेराप्यूटिक इफेक्ट को। द डोज इज टाइट्रेटेड टू द पेशेंट नीड्स, यानी इसकी कोई ये नहीं है कि कोई फिक्स डोज है, बट उसको टाइट्रेट अप किया जाता है जैसा कि जिस पे पेशेंट जाके स्टेबल हो जाए। द यूजुअल इनिशियल डोज इज 1 से 1.5 milligram per kg, and if the first dose does not produce urine output of 10 to 15 ml within 20 minutes to 30 minutes, यानी 20 से 30 मिनट के अंदर 10 to 20 ml अगर यूरिन आउटपुट नहीं आता फर्स्ट डोज देने के बाद, ठीक है, यानी 10 to 20 ml यूरिन विद इन 20 to 30 मिनट्स, देन ए डोज ऑफ 2 to 3 milligram per kg इज एडमिनिस्टर्ड। ये डोज जो होगी फिर वो बढ़ाकर देंगे। एंड इफ द डिजायर्ड रिस्पॉन्स इज स्टिल नॉट अकर, ए डोज ऑफ 3 to 6 milligram per kg एडमिनिस्टर्ड 20 to 30 मिनट आफ्टर द सेकेंड डोज, यानी सेकेंड डोज देने के बाद भी बाद जो है फिर आप और जो है वो 20 to 30 minutes, every 20 to 30 minutes 3 to 6 milligram per kg administered 20 to 30 minutes आफ्टर द सेकेंड डोज, यानी सेकेंड डोज देने के 20 से 30 मिनट के बाद, वो यानी वो ये कि वो रिस्पॉन्स चेक करेंगे 20 से 30 मिनट कि इससे यूरिन आउटपुट आया या नहीं आया, नहीं आया तो और बढ़ा देंगे। ब्यूमेटेनाइड की अगर हम बात करें, मे बी गिवन टू द पेशेंट्स अनरिस्पॉन्सिव और एलर्जिक टू फ्यूरिसेमाइड। ये अलग बात है कि वो इससे भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें भी सल्फोनामाइड ग्रुप है। द यूजुअल डोजेज एडमिनिस्टर इंट्रावेनसली, ठीक है, यूजुअल डोजेज इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ ARF इज 0.5 to 1.0 milligram per day. However, some patient may require up to 20 milligram per day, यानी इतनी डोज तक भी आप जा सकते हैं। इस सेकेंड और थर्ड डोज में भी गिवन एट इंटरवल ऑफ 2 to 3 hour। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो 2 से 3 घंटे के बाद आप सेकेंड डोज भी दे सकते हैं। अच्छा, व्हेन ब्यूमेटेनाइड इज गिवन ओरली, द डोज इज 0.5 to 2 milligram per day and repeated up to 2 times and if necessary at an interval of again same 2 to 3 hours। तो वही इंटरवल के साथ आपने जो है वो डोज को रिपीट करना है। इथाक्राइनिक एसिड लेस कॉमनली यूज टू ट्रीट ARF। वजह क्या है, लेस कॉमनली क्यों यूज़ की जाती है? बिकॉज इट कॉज ओटोटॉक्सिसिटी विच इज समटाइम्स इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ओटोटॉक्सिसिटी यानी ये जो है वो ईयर के लिए, कानों के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और दैट टॉक्सिसिटी इज़ इरिवर्सिबल, यानी वो रिवर्स भी नहीं होगी। तो इस वजह से इसको बहुत रेयर यूज़ किया जाता है और यही वजह है कि इसको जब यूज़ किया जाता है जब सल्फोनामाइड ड्रग से सीवियर एलर्जी हो। इट मे बी गिवन इंट्रावेनसली स्लोली फॉर सेवरल मिनट्स इन ए डोज ऑफ 50 to 100 milligram। एंड द यूजुअल ओरल डोज, जो ओरल डोज है इज 50 to 200 milligram। Some patient may require up to 200 milligram twice daily ethacrinic acid and can be safely given to patients who may have sulfonamide allergy, जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये जो है वो सेफली उन पेशेंट्स को यूज़ की जा सकती है जिनको सल्फोनामाइड एलर्जी हो, क्योंकि इसमें सल्फोनामाइड ग्रुप नहीं होता है एंड इट इज़ ए चॉइस ऑफ ड्रग इन सच टाइप ऑफ पेशेंट्स। अच्छा, विच वुड प्रिक्लूड दैम फ्रॉम थेरेपी विद फ्यूरिसेमाइड एंड टॉर्सिमाइड, जो कि यानी ये है कि सल्फोनामाइड क्योंकि फ्यूरिसेमाइड और टॉर्सिमाइड में होता है, इस वजह से ऐसे पेशेंट्स जिनको सल्फा एलर्जी है उनको हम ये ड्रग सल्फोनामाइड कंटेनिंग ड्रग लाइक फ्यूरिसेमाइड और टॉर्सिमाइड नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें सल्फा ग्रुप मौजूद होता है और द चॉइस ऑफ ड्रग इज इथाक्राइनिक एसिड्स। टॉर्सिमाइड की अगर हम बात करें, टॉर्सिमाइड may also be given to the patient unresponsive to or allergic to furosemide,
यानी अगर किसी और वजह से एलर्जी है फ्यूरोसेमाइड की अदर देन सल्फोनामाइड ग्रुप, पेशेंट इज नॉट सल्फा एलर्जिक बट इवन देन फ्यूरोसेमाइड इज कॉजिंग एलर्जी और द पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव यानी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तब आप टॉर्सिमाइड को आजमाएंगे। द यूजुअल डोज, अब देखिए ये कह रहे हैं कि अनरिस्पॉन्सिव एलर्जिक टू फ्यूरोसेमाइड का मतलब है फर्स्ट लाइन थेरेपी। बहरहाल इसे एज पर क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन द फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी इज फ्यूरोसेमाइड। हर सूरत में फ्यूरोसेमाइड जो है वो फर्स्ट लाइन थेरेपी है। द यूजुअल डोज इज 20 मिलीग्राम एडमिनिस्टर इंट्रावेनसली। ओके, आईवी जो है वो 20 मिलीग्राम दी जाएगी, ये यूजुअल डोज है। But the doses may be increased by doubling up to 200 मिलीग्राम, यानी 20 से 40 और मैक्सिमम आप जा सकते हैं 200 मिलीग्राम तक। ठीक है, 10 to 20 मिलीग्राम ऑफ टॉर्सिमाइड इज इक्विपोटेंट टू 40 मिलीग्राम ऑफ फ्यूरोसेमाइड एंड 1 मिलीग्राम ऑफ ब्यूमेटेनाइड। ये इक्वलेंट डोज है, यानी 10 to 20 मिलीग्राम टॉर्सिमाइड इज इक्विपोटेंट, यानी जितनी पोटेंसी 10 से 20 मिलीग्राम टॉर्सिमाइड की है उतनी 40 मिलीग्राम फ्यूरोसेमाइड की है और 1 मिलीग्राम ब्यूमेटेनाइड की है। तो इस वजह से जो है वो हम अगर कन्वर्जन कर रहे हैं तो फिर हम देख लें कि अगर 40 मिलीग्राम फ्यूरोसेमाइड से कन्वर्ट करना है तो आप 10 से 20 मिलीग्राम टॉर्सिमाइड उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या 1 मिलीग्राम ब्यूमेटेनाइड पर पेशेंट को लेकर आ सकते हैं। Torsemide effects offer better bioavailability compared to other loop diuretics. However, it is considerably more expensive. ठीक है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी बेहतर है दूसरी लूप डायोरेटिक से, यानी इथाक्राइनिक एसिड से, ब्यूमेटेनाइड से या फ्यूरोसेमाइड से, तो ज़्यादा बेहतर इसकी बायोअवेलेबिलिटी है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट इट इज़ एक्सपेंसिव ड्रग, यानी हर पेशेंट के लिए ये मुनासिब नहीं होगी क्योंकि इट इज़ और हर हॉस्पिटल में ये अवेलेबल नहीं होगी, स्पेशली और पर्टिकुलरली इन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स, क्योंकि ये एक्सपेंसिव ड्रग है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ प्रीकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट। ठीक है, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए बेइंतहा इंपॉर्टेंट हैं बीइंग ए फार्मासिस्ट। लूप डायरेटिक्स मस्ट बी यूज्ड कॉशियसली बिकॉज दे मे कॉज ओवर डायोरेसिस। ठीक है, ओवर डायोरेसिस कर सकती हैं, अभी हमने बात की भी थी कि दे आर स्ट्रॉन्ग डायोरेटिक्स, जिसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, यानी ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन जिसको पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी कहा जाता है ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी में, वो कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा जब लाजिमी बात है कि फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज कर सकते हैं ये। ठीक है, जब अगर ओवर डायोरेसिस हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्लूडिंग वॉल्यूम डिप्लीशन, यानी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, एंड ऑल्सो डिहाइड्रेशन। ठीक है, एंड इट मे कॉज हाइपोकैल्सीमिया। ओके, हाइपोकैल्सीमिया कॉज कर सकता है ये, हाइपोकैलीमिया कॉज कर सकती है ये, हाइपोक्लोरीमिया यानी क्लोराइड आयन की कमी हो जाएगी, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड ट्रांजिएंट ओटोटॉक्सिसिटी स्पेशली विथ रैपिड आईवी इन्फ्यूजन। इसी वजह से वहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया था कि इनको जो आपने एडमिनिस्टर करना है वो स्लो आईवी इन्फ्यूजन से करना है। तो ये जो होगा, आप ये देख सकते हैं कि इस ओवर डायोरेसिस के नतीजे में सारा इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा, वॉल्यूम डिप्लीशन, डिहाइड्रेशन, कैल्शियम कम हो जाएगा, पोटेशियम कम हो जाएगा, क्लोराइड कम हो जाएगा, सोडियम कम हो जाएगा, मैग्नीशियम कम हो जाएगा और ट्रांजिएंट ओटोटॉक्सिसिटी भी होगी। सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स शुड बी मॉनिटर्ड फ्रीक्वेंटली। इसी वजह से सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड द पेशेंट असेस रेगुलरली फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़। आप मुसलसल पेशेंट को मॉनिटर करते रहें, ये चेक करने के लिए कि कहीं उनमें किसी किस्म की सिम्टम्स तो डेवलप नहीं हो रही। कौन सी सिम्टम्स? जो कि इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से डेवलप होती हैं।
यानी नर्व रिफ्लेक्सेस हैं, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन में। इसके अलावा आपने जो ईसीजी लगाया हुआ है, ईसीजी में कोई चेंज तो नहीं आ रहे। हार्ट का रिदम चेक करें, कहीं एरिथमिया में तो नहीं जा रहा, ठीक है। स्किन का जो टर्गोर है, यानी जो उसके जो अपीयरेंस है वो चेक करें, कहीं डिहाइड्रेशन में तो नहीं जा रहा, कहीं टेटनाई तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो हमें मुसलसल मॉनिटर, ये सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स हमें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट शुड बी असेस्ड ड्यूरिंग डायरेटिक थेरेपी, ठीक है। पल्स रेट वही रिदम हार्ट का चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर वही हाइपोटेंशन या डिप्लीशन ऑफ वॉल्यूम की वजह से पेशेंट हाइपोटेंशन में जा रहा है उसको चेक करने के लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि उसको मुसलसल मॉनिटर किया जाए। जीआई रिएक्शंस इंक्लूड एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक है। यानी एब्डोमिन में जो होगा डिस्कम्फर्ट आनी शुरू हो जाएगी, यानी देयर वुड बी सम वियर्ड फीलिंग इन एब्डोमिन, और एक डिस्कम्फर्ट सा होगा एब्डोमिन में। डायरिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इट मे कॉज डायरिया, ठीक है, विद फ्यूरिसिमाइड एंड इथाक्राइनिक एसिड, एंड नोजिया विद ब्यूमेटिनाइड। यानी फ्यूरिसिमाइड और इथाक्राइनिक एसिड से ज़्यादा इंसिडेंसेस डायरिया के हैं और ब्यूमेटिनाइड से ज़्यादा इंसिडेंसेस नोजिया के हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि फ्यूरिसिमाइड से नोजिया नहीं हो सकता या ब्यूमेटिनाइड से डायरिया नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स में ये देखा गया है कि फ्यूरिसिमाइड से डायरिया हो रहा है और इथाक्राइनिक एसिड से, जबकि ब्यूमेटिनाइड से जो कंप्लेन पेशेंट कर रहा है वो नोजिया की कंप्लेन कर रहा है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स शुड बी मॉनिटर्ड इन डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि ये जो जितनी भी डायरेटिक्स हैं, चाहे वो थायराइड डायरेटिक्स हो, चाहे लूप डायरेटिक्स हो, चाहे पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, ये सब की सब हाइपरग्लाइसीमिया करती हैं। तो इस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करते रहना चाहिए, पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स का जो कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ठीक है। बिकॉज जैसे कि मैंने बात की कि लूप डायरेटिक्स, बिकॉज दीज एजेंट्स may cause hyperglycemia and impair the glucose tolerance, ठीक है, यानी ग्लूकोज की सेल में एंट्री को इम्पेयर करते हैं। इसके बाद आइए, पेशेंट्स हु आर एलर्जिक टू सल्फोनामाइड मे बी हाइपर सेंसिटिव टू ब्यूमेटिनाइड एंड फ्यूरिसिमाइड, ठीक है। तो जो सल्फोनामाइड एलर्जिक पेशेंट्स हैं, इस पर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्योंकि इनमें सल्फोनामाइड ग्रुप होता है, तो उस वजह से वो इन पेशेंट जो होगा, अगर सल्फोनामाइड मॉइटी जो है वो क्योंकि इन ड्रग्स के अंदर मौजूद है, तो उस सूरत में इस चीज़ की हाई प्रोबेबिलिटी है कि पेशेंट में हैव एलर्जी विद दीज ड्रग्स। इसके अलावा फ्यूरिसिमाइड एंड इथाक्राइनिक एसिड में कॉज ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। इसके अलावा जो है ये भी एक बड़ा मसला है कि बोन मैरो पर इनका ये इफेक्ट होता है कि दे कॉज ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, यानी WBC काउंट को कम करते हैं। इसके बाद आते हैं हम इनके इंटरेक्शन पे, सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन पे। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में पोटेंशिएट द ओटोटॉक्सिसिटी व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद एनी लूप डायरेटिक। अच्छा, हमने ये बात भी की है कि ये लूप डायरेटिक्स जो है वो ओटोटॉक्सिसिटी करती हैं, ठीक है। ख़ास तौर से अगर बहुत ज़्यादा रैपिडली इसको दे दिया गया है, बहुत हाई डोज में दे दिया गया है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस कम्प्लीटली हो गया है। और अगर पेशेंट एट द सेम टाइम ऑल्सो टेकिंग फॉर सम इन्फेक्शन अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एमिकासिन हो गई, ठीक है, नियोमाइसिन हो गई, इसके अलावा जो है वो जेंटामाइसिन हो गई, और इसके अलावा जो है वो इस क्लास में और भी जो है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं। नियोमाइसिन के अलावा एमिकासिन हो गई, और जेंटामाइसिन, और नियोमाइसिन, और इसके अलावा जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये तमाम की तमाम ड्रग जो है वो अगर इनके साथ जो है इसमें से कोई भी दी जा रही है किसी भी इन्फेक्शन के लिए, तो दैट में इन्हेंस द पोटेंशियल ऑफ ओटोटॉक्सिसिटी। सो यू मस्ट बी कॉशियस व्हेन यूजिंग दीज बोथ ड्रग्स टुगेदर। इसके अलावा यूज़ ऑफ एनसेड्स एंड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में हैम्पर द डायरेटिक रिस्पॉन्स टू फ्यूरिसिमाइड एंड ब्यूमेटिनाइड, ठीक है। यानी ये क्या करेंगी, एनसेड्स जो होंगी ये ब्यूमेटिनाइड या जो भी डायरेटिक आप दे रहे हैं उसका डायरेटिक इफेक्ट को इनिबिट करेंगी, क्योंकि एनसेड्स जितनी भी हैं
ये क्या करती हैं कि रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन को जब इनहिबिट करती हैं तो रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन ने इनहिबिट होने की वजह से वहाँ पर रीनल आर्टरी में वेजो कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती है तो फिर ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स किडनी कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स किडनी कम हो जाती है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि किडनी से फिल्ट्रेशन कम हो जाती है, और जब किडनी से फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी तो उसके नतीजे में डाययूरेटिक रिस्पॉन्स वीक हो जाएगा। तो उस वजह से इनको जो है साथ देने में से अवॉइड करना चाहिए। प्रोबेनिसिड में हैम्पर द diuretic response to bumetanide. Probenecid which is यूरोकोज यूरिक ड्रग यानी यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को बढ़ाती है, ये जो bumetanide के रिस्पॉन्स को हैम्पर यानी मिनिमाइज करती है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन साथ दिए जा रहे हैं तो ये इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा इथाक्राइनिक एसिड पे अगर हम बात करें, मे पोटेंशिएट द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ वारफेरिन। तो इफ़ द पेशेंट इज़ ऑन वारफेरिन एज ए एंटीकोगुलेंट, तो फिर ये बात आप में से ये रखिएगा कि इसका एंटीकोगुलेंट इफेक्ट जो होगा वो पोटेंशिएट हो जाएगा वारफेरिन का, और पेशेंट को जो है वो ब्लीडिंग की कंप्लेन हो सकती है। अच्छा, इस लूप डायरेटिक्स के बाद है आपके पास मैनिटॉल, द ऑस्मोटिक डायरेटिक। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स इज ए नॉन रीअब्जॉर्बेबल पॉलीसैकेराइड, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये पॉलीसैकेराइड्स हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स क्या है? मैनिटॉल इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वहाँ पे प्रेशर बढ़ाते हैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस इज ड्रॉन इनटू द vessels and expanding the plasma volume and maintaining and increasing the urine flow. तो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, जब प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा तो किडनी की तरफ फ्लूइड ज़्यादा जाएगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, जब फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी तो फिर यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। अच्छा, दिस ड्रग मे बी गिवन टू प्रिवेंट ARF इन हाई रिस्क पेशेंट्स such as those undergoing surgery or suffering from severe trauma or hemolytic transfusion reaction. तो ये ड्रग जो है वो may be given to prevent ARF in high risk patients, यानी it is not first choice of drug। क्योंकि किन पेशेंट्स में है, सच एज अंडरगोइंग सर्जरी, वो पेशेंट जिनको जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, आप अंडरगोइंग सर्जरी या फिर सीवियर ट्रॉमा है और या फिर हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, तो उसमें जो है फिर आप ये ड्रग की चॉइस करेंगे बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली सेफ। ऑनसेट ऑफ एक्शन 15 to 30 मिनट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 3 to 4 आवर। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज इसकी आपने कैसे करनी है। मैनिटॉल इज अवेलेबल इन सोल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम 5% to 25%, and for the treatment of oligouric ARF or the prevention of ARF, the usual initial dose is 12.2 to 25 gram administered intravenously। ठीक है, जो ओलिगोयूरिया हो रहा है या प्रिवेंशन करना है ARF का, तो इसकी डोज है 12.5 से लेके 25 ग्राम इंट्रावेनसली। मैक्सिमम डेली डोज कितनी है इसकी, इज 100 ग्राम बट एडमिनिस्टर इंट्रावेनसली। द एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज डिटरमिन्ड बाय द पेशेंट फ्लूइड रिक्वायरमेंट, और एग्जैक्ट कंसंट्रेशन या आपने 5% से 25% तक कितनी देनी है वो आपने खुद डिसाइड करना है बेस्ड अपॉन द पेशेंट क्लिनिकल स्टेटस, कि कितना फ्लूइड आप देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूज़ करेंगे डायलिसिस उतना ज़्यादा होगा, जितना डाइल्यूटेड फॉर्म में ये यूज़ करेंगे उतना जो है वो डायलिसिस कम होगा। तो इस वजह से जो है इसको उस तरह से देखना पड़ेगा। इसके भी कुछ प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स हैं जो आपने देखने हैं। मैनिटॉल इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विथ एनियूरिया, जिसको बिल्कुल यूरिन आउटपुट ब्लॉक हो जाए, नहीं हो रहा, तो फिर उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और पल्मोनरी कंजेशन में भी, सीवियर डिहाइड्रेशन एंड इंट्राक्रेनियल हैमरेज एक्सेप्ट ड्यूरिंग क्रेनियोटोमी। क्रेनियोटोमी जो है वो यानी ब्रेन सर्जरी जो है उसको छोड़ के बाकी अगर इंट्राक्रेनियल हैमरेज है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, पल्मोनरी एडिमा या पल्मोनरी कंजेशन है या एनियूरिया है, इन तमाम कंडीशन में मैनिटॉल इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो पेशेंट की ये पॉइंट्स आपको याद रखने कि इसमें से किसी कंडीशन में पेशेंट तो नहीं है। इसके अलावा मैनिटॉल में कॉज और वर्सन पल्मोनरी एडिमा, इसी वजह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि ये पल्मोनरी एडिमा को और बढ़ा देगा या उसको वर्स कर देगा, और सर्कुलेटरी ओवरलोड भी कॉज कर सकता है। इफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दीज प्रॉब्लम डेवलप
द इन्फ्यूजन शुड बी स्टॉप्ड। अगर इस तरह की कोई भी साइन एंड सिम्टम ड्यूरिंग थेरेपी, यानी जब आपने स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो ये पल्मोनरी एडिमा या सर्कुलेटरी ओवरलोड नहीं था, लेकिन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। अब ये सिम्टम्स डेवलप हो रही हैं कि पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, ब्लड प्रेशर ओवर वॉल्यूम ओवर सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है, यानी ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में फिर इन्फ्यूजन शुड बी स्टॉप्ड। Other adverse effects of mannitol include fluid and electrolyte abnormalities, water intoxication, वही circulatory overload, headache, confusion, blurred vision, thirst, nausea and vomiting. अच्छा, वाइटल साइंस की अगर हम बात करें तो यूरिन वाइटल साइंस, यूरिन आउटपुट, डेली वेट, कार्डियोपल्मोनरी स्टेटस एंड सीरम एंड यूरिन सोडियम एंड पोटेशियम लेवल शुड बी मॉनिटर्ड ड्यूरिंग मैनिटॉल थेरेपी। ठीक है, वाइटल साइंस यानी वही है ABCD, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, एयरवे देख लें कि बिल्कुल क्लियर है, ब्रीदिंग सही हो रही है, सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक है, यूरिन आउटपुट ठीक है, डेली वेट चेक करें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, का हार्ट का स्टेटस क्या है, पल्मोनरी स्टेटस क्या है, सीरम सोडियम पोटेशियम लेवल क्या है, इसको मुसलसल मॉनिटर करते रहना है। मैनिटॉल सोल्यूशन विथ अनडिजॉल्व क्रिस्टल शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, अगर अनडिजॉल्व हो तो वो क्रिस्टल जो है ना नहीं करें, क्योंकि वो फिर ब्लड वेसल्स को क्लॉग कर सकते हैं और जहाँ पे भी जाएं वहाँ पर टॉक्सिसिटी कॉज, यानी उनको जो है जहाँ पे भी ब्लड वेसल्स में जाएंगे उनको ब्लॉक कर देंगे और ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स दैट एरिया ब्लॉक हो जाएगी। तो इस वजह से अनडिजॉल्व क्रिस्टल शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। डायलिसिस विच इज़ द लास्ट ऑप्शन। इफ़ द प्रीवियसली मैंशनड स्ट्रेटजीज, यानी जो भी हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, all these strategies are failed, then the last option is either hemodialysis or peritoneal dialysis. ठीक है, hemodialysis या peritoneal dialysis may be necessary in ARF patient who develop anuria, यानी जिनमें anuria हो गया होगा, यानी ये कौन से पेशेंट्स हो गए जिनको anuria हो गया है, एक्यूट फ्लूइड ओवरलोड है, सीवियर हाइपरकैलीमिया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल अबव 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। क्योंकि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल शुड नॉट एक्सीड 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो 100 तो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है, यानी यूरिया कंसनट्रेशन और नाइट्रोजन वेस्ट बॉडी में बहुत ज़्यादा जमा हो गई है। तो इस तरह से जो है फिर ऐसे पेशेंट्स को आपने डायलिसिस पे ले जाना है। आपके पास दो तरह के डायलिसिस हैं, हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, तो जो अप्रोप्रिएट हो। हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस आमतौर पे उन पेशेंट्स का किया जाता है जिनको ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो इसके साथ ही ये लेक्चर जो होता है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और हमने एक्यूट रीनल फेलियर जो था नेफ्रोलॉजी का वन ऑफ द इम्पेरेटिव पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट ऑन द टॉपिक ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। थैंक यू वेरी मच।